दोस्तों एक महिला जो कि इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, एक बार उन्होंने सोचा कि चलो अपने माता पिता को हम महाकाल के दर्शन कराते हैं। और इसी विचार से वो अपने माता पिता को महाकाल के मंदिर में ले जाती हैं। वहां पे वो महिला देखती है कि बहुत सारे भिखारियों की भीड़ लगी हुई है, बेचारे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तब वो महिला सोचने लगती है कि चलो इनको कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि खाने पीने का काफी सामान वो महिला ले गई थी। तभी दोस्तों उन भिखारियों में से एक भिखारी जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्बल था, कमजोर था, चलने में भी असमर्थ था, वो उस महिला की तरफ भागता है और उस महिला के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपने कर्मों की सजा को भुगत रहा हूँ। दोस्तों वो महिला चौंक जाती है कि आखिर में ये मुझसे ऐसे क्यों बोलने लगा और इसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। जब दोस्तों वो महिला उस व्यक्ति को, उस भिखारी को ध्यान से देखती है तो उस महिला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बड़ी ही व्याकुलता के साथ में उस भिखारी से कहती है कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई भला। बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है वो महिला। आखिर में दोस्तों वो भिखारी उस महिला का कौन था और इसके बाद वो महिला उस भिखारी के साथ में क्या करती है, पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक से। यहाँ पे एक ऐसा परिवार होता है जो कि बेहद ही ज्यादा साधारण परिवार था, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली। दोस्तों इस परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। जब बेटी का जन्म हुआ तो परिवार के लोग थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक बेटे की चाह थी, जबकि उस परिवार में एक बेटा पहले से ही था। वो सोचते थे कि एक बेटा और हो जाए तो दो बेटा हो जाएंगे, लेकिन बेटी जन्म लेती है तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ में जो इनकी ये मायूसी थी ये भी खत्म हो जाती है और वो अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से करने लगते हैं। वक्त के साथ में वो बेटी सबकी प्यारी हो जाती है और वो बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने इसको सुंदरता का वरदान दिया हो। दोस्तों उस बेटी का नाम आरजू रखा जाता है और ज्यादा पैसे वाले तो थे नहीं, लेकिन बेटे और अपनी बेटी को दोनों को पढ़ाते हैं, वो भी साधारण से स्कूल में। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता जाता है और वो बेटी साधारण से स्कूल में भी पढ़ती है, फिर भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। कोई ज्यादा ये भी नहीं कि कोई कोचिंग लगवा दें या अलग से उनको कोई पढ़ा दें, क्योंकि माता पिता भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। दोस्तों वक्त गुजरता जाता है। एक बार की बात है जब ये आरजू कक्षा 10 में थी और ये जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में एक कार्यक्रम होता है जिसको एनुअल फंक्शन कहते हैं। दोस्तों उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें अतिथि लोगों में एक व्यक्ति जिनका नाम जगदीश होता है, उनको भाई बुलाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। और ये जो आरजू थी ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली थी, इसने बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया था। दोस्तों ये जो आरजू थी, ये जितने भी अतिथि आए हुए थे, जितने भी लोग थे, उन सबके मन को भा जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और अपना रोल, जो भी उसका रोल था, रोल बड़ा अच्छे तरीके से कर रही थी और ये सुंदर भी बहुत ज्यादा थी। दोस्तों सभी लोग इसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से एक नई कहानी क्रिएट होती है। जो दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में वो जगदीश आए हुए थे, वो बहुत ही पैसे वाले आदमी थे, यानी कि उनके पास में बहुत सारी जमीन जायदाद थी, उनके पास में 3 गाड़ियां थी, ट्रक थे और इनका इकलौता ही बेटा था जिसका नाम था कौशल। और दोस्तों जगदीश हमेशा से ये सोचा करते थे कि हम अपनी बेटा की शादी उस लड़के से करेंगे जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट हो, होशियार हो, जिससे मेरा नाम हो और हम पैसे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिनके घर में पैसा होता है, जिनकी हस्ती होती है पैसा देने की, उनकी बेटियां इतनी ज्यादा सुंदर नहीं होती हैं। दोस्तों जब जगदीश उस आरजू को देखते हैं उस कार्यक्रम में, स्कूल में, तो वो भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ
तक कि वो अंदर ही अंदर ये सोचने लगते हैं कि इस लड़की के साथ में ही अपने बेटा की हम शादी करेंगे, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और सुंदर भी है और इसके अंदर टैलेंट भी है, ये लड़की बहुत ज्यादा गुणवान है, चाहे मुझे बेशक बिल्कुल भी दहेज ना मिले, लेकिन अब हम मन बना चुके कि इसी से अपने कौशलेंद्र की हम शादी करेंगे। दोस्तों वो जगदीश पता करके उस लड़की के घर का एड्रेस वगैरह सब लेके और पहुंचते हैं आरजू के माता पिता के पास में, और भाई अपनी शादी का जो प्रस्ताव होता है वो रख देते हैं। कहते हैं कि देखो वैसे तो हम चाहें तो मुझे बहुत सारा दहेज मिल सकता है अपने बेटा की शादी में, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरी शुरू से इच्छा है कि हम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हर फील्ड में तेज हो, सुंदर भी हो, और चाहे दहेज मुझे बिल्कुल भी ना मिले। दोस्तों आरजू के माता पिता जब ये बात सुनते हैं कि भाई इतने पैसे वाले घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है और वो भी दहेज नहीं लगेगा, तो भाई कौन माँ बाप ऐसा होगा जो नहीं मानेगा इस बात को। दोस्तों आरजू के पिता फटाक से मान जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हम शादी करेंगे अपनी बेटी की तुम्हारे बेटा के साथ में, ये तो मेरे भाग्य हैं, सौभाग्य है मेरे। जबकि आरजू दोस्तों उस समय कक्षा 10 में ही थी, वो अपने पिता से कहती भी है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, पिताजी अभी शादी ना करो। लेकिन उसके माँ बाप समझाते हैं कि बेटी ऐसा घर नहीं मुझे मिलेगा दोबारा, और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी कहीं अच्छे घराने में करा दूं और मान जाओ। दोस्तों जैसे तैसे आरजू को उसके माता पिता मना लेते हैं और भाई शादी के लिए दोनों परिवार तैयार हो जाते हैं और शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, और जो भी सुनता है वो चौंक जाता है कि दोस्तों शादी कितनी तारीख सब कुछ क्लियर हो जाती है। और भाई वो भी दिन आ जाता है जिस दिन आरजू और कौशलेंद्र की शादी होनी थी। दोस्तों शादी की धूम हो जाती है, सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि आरजू और कौशलेंद्र की शादी बड़ी धूमधाम के साथ में हो जाती है। जगदीश ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था अपने बेटा की शादी में। दोस्तों आरजू भाई नई दुल्हन बन के पहुंच जाती अपने ससुराल में, और उसके माता पिता ने बहुत अच्छे उसको संस्कार दिए थे, इसलिए वो अपने ससुराल में जाती है और अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों के हिसाब से वो चलने लगती है, अपने सास ससुर की बहुत ज्यादा इज्जत करती है और अपने पति कौशलेंद्र का भी बहुत ज्यादा सम्मान करती है। यूं ही दोस्तों वक्त गुजरता जाता है, लेकिन दोस्तों ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है कि लोग कह तो देते हैं कि हम गरीबों की इज्जत करते हैं, लेकिन सही मायने में लोग इज्जत उसी की करते हैं जो सच में पैसे वाला हो। दोस्तों कुछ दिन तक तो आरजू की उस घर में इज्जत रहती है, लेकिन उसके बाद में जैसे 1-2 साल का समय बीतता है, आरजू की इज्जत भी घटना शुरू हो जाती है। अब वही सास ससुर जो कहते थे कि हम गरीब घर की लड़की से शादी करेंगे, वो आरजू को ताने देने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में कमी निकालने लगते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखना, छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें बन जाती हैं। आरजू खाना बनाती है उसमें कमी निकालते हैं, ये है वो है, और जब ज्यादा आता तो ये कहते हैं कि गरीब घर की है, जब इसने कभी ऐसा देखा ही नहीं है तो करेगी कैसे। साफ सफाई करती है उसमें कमी निकालते, मतलब कि आरजू जो भी काम करती है हर काम में वो लोग कमी निकालते हैं, कभी भी अपनी बहू यानी आरजू की तारीफ नहीं करते हैं, बस ताने ही मारते हैं। दोस्तों धीरे धीरे ये जो बातें हैं ये बढ़ने लगती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि घर का धीरे धीरे माहौल ही बिगड़ने लगता है, क्योंकि आरजू अपने पति से कहती कौशल से कि माता पिता ऐसे दिन भर मुझे ताने मारते हैं, भला हम ऐसे जिंदगी कैसे काट पाएंगे, और उनको क्या मालूम नहीं था कि हम गरीब घर के हैं, तो क्यों मेरे साथ में शादी की। दोस्तों जब इस तरह की आरजू अपने पति से बात करती है तो उसका पति जो कौशलेंद्र था वो भी बिगड़ जाता है। तो कौशलेंद्र कहता है कि मेरे माता पिता जो कहते हैं वो सुनना पड़ेगा, सुनना हो तो रहो, ना सुनना हो तो ना रहो, क्योंकि कौशलेंद्र को भी घमंड था कि मैं पैसे वाला हूँ, ये गरीब घर की लड़की है। दोस्तों जैसे तैसे आरजू अपना समय काटती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में बताती है। माता पिता भी आते हैं, लेकिन बेचारे क्या कर पाएंगे। और समय बीतता है तो कौशलेंद्र के माता पिता का आतंक अपनी बहू के प्रति बढ़ता ही जाता है, और एक दिन आरजू अपने पति से ये पूछ ही लेती है कि मुझे ये बताओ कि तुम एक भी बात अपने माता पिता से नहीं कहते हो, तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो या अपने माता पिता के साथ में रहना चाहते हो, बताओ किसका सपोर्ट करोगे। तब दोस्तों कौशलेंद्र कहता है कि हम अपने माता पिता के साथ में रहना चाहते हैं, हम अपने माता पिता का सपोर्ट करते हैं।
तुमको अपने घर में जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरे माता पिता जो भी कहें उसको सुनना पड़ेगा। दोस्तों आरजू पूरी तरह से थक चुकी होती है और वो मन बना लेती है वहां से निकलने का, और वहां से दोस्तों एक दिन निकल ही लेती है और कहती है ठीक है भाई, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, हम अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। और कौशलेंद्र अपने माता पिता के साथ में अपना समय बिताने लगता है। कौशलेंद्र ने कभी भी अपने माता पिता को रोकने की कोशिश नहीं की कि आप लोग गलत कर रहे हो, इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी नशे में चूर था पैसे के। दोस्तों आरजू अपने घर पे आ जाती है और आरजू का जो भाई था वो आरजू के खिलाफ हो जाता है। उसकी भाभी भी आ चुकी होती है। वो कहते हैं कि भाई सास ससुर तो सब किसी के कहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी आना चाहिए, जिसके चलते आरजू अपने भाई और भाभी से भी अलग रहने लगती है। वो अपने माता पिता के साथ में रहने लगती है और अपना वक्त गुजारने लगती है। पिता से कहती है कि पिताजी मुझे अब पढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, अगर मेरे पास में पैसा नहीं होगा मेरा दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा, चाहे मैं कहीं भी शादी कर लूं, इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते मेरे पास में पैसा आ सके। दोस्तों जैसे तैसे आरजू अपने माता पिता को समझाती है और वो कोचिंग भी करने लगती है, काम भी करने लगती है, उसको जो भी मिलता है वो करने लगती है और उसके माता पिता भी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी पैसा मिलता है बस आरजू उनसे पढ़ाई को, और जिस विभाग में भी वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर देती है और दिन रात मेहनत करती है। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि आरजू इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य बन जाती है। अब तो ये भाई गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है, इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बनना कोई आसान बात है। दोस्तों अब तो आरजू भी खुश, आरजू के माता पिता भी खुश। और दोस्तों इधर कौशल क्या पता क्या था कि जैसे ही आरजू उस घर से निकलती है उनका वक्त जो था वो दोस्तों पलटने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी उनके घर से रुष्ट हो गई है और धीरे धीरे उनका सारा धंधा पानी चौपट होने लगता है। सारा जो उनका सिस्टम था, बना बनाया खेल था, वो बिगड़ने लगता है। हर तरफ से उनको नुकसान होने लगता है। गाड़ियां जहां भी जाती हैं, जो उनके ट्रक वगैरह थे वो वहीं पे फंस जाते हैं, किसी पे चालान लग जाता है, किसी पे कुछ लग जाता है, जिसके चलते कौशल के माता पिता को बहुत सारा लोन भी लेना पड़ा वो गाड़ियां छुटाने के लिए, और अपना जो घाटा था उसको बराबर करने लगी। धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनके पास में जो भी था वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है और थोड़ी बहुत जमीन बचती है। तो कौशल के माता पिता को बीमारियां लग जाती हैं, जिसके इलाज में वो जमीन भी बिक जाती है और माता पिता इसी टेंशन में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं कि मेरे पास में तो कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों कौशल का और उसके माता पिता का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। अब कौशल बिल्कुल सड़क पे आ चुका था। कौशल के पास में बिल्कुल भी एक पाई की कोई चीज नहीं बची थी सिवाय भीख मांगने के। अब बिना पैसे के कोई काम भी नहीं कर सकता है और 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होने लगा। यहाँ तक कि इतनी स्थिति बिगड़ गई कि कौशल बस भीख मांगने लगा और इधर उधर मंदिरों में जा जाके अपना समय गुजारने लगा। दोस्तों इन सब के बीच में 10 साल का समय बीत जाता है और जो कौशल था उसकी हालत तो खराब हो ही चुकी थी और इधर आरजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बन चुकी थी। दोस्तों एक बार की बात है, आरजू अपने माता पिता से कहती है कि चलो हम तुमको महाकाल के दर्शन करवा दें, क्योंकि अभी तक इतना पैसा ही नहीं था जो आप लोग कभी घूम पाते। दोस्तों ये विचार बनता है और आरजू के माता पिता चल लेते हैं अपनी बेटी आरजू के साथ में महाकाल के दर्शन करने के लिए। वहां पे भी पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं तो बहुत सारे भिखारियों की भीड़ लगी हुई थी। तो आरजू वहां पे खाने पीने का सामान भी ले गई थी, सोच रही थी कि वहां पे ऐसे लोग होंगे जो भीख मांगते होंगे, उनको हम खाने पीने का सामान देंगे। दोस्तों आरजू उन भिखारियों की तरफ बढ़ने लगती है और उनको खाना पानी देने लगती है जो लेके गई थी। तभी एक भिखारी जो कि बेहद मरी हुई स्थिति में बिल्कुल दुर्लभ, बिल्कुल शरीर का ढांचा दिख रहा था, वो खिसकते हुए आरजू के पैरों में जाके गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आरजू कहते अरे भाई क्या हुआ, तुम कौन हो? क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि आरजू को समझ में ही नहीं आ रहा था। दोस्तों आरजू जब उसको ध्यान से देखती है तो देखती है कि उसका पति कौशल। दोस्तों आरजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कहती है अरे तुम्हारी स्थिति क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो करोड़पति घर के बेटा हो, तुम्हें क्या हुआ? तब दोस्तों कौशल अपनी सारी बात को बताता है और वो आरजू ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वो सोचते हैं कि भाई इसको क्या कहें, कुदरत की करिश्मा कहें, कुदरत की लीला कहें, क्या इसको कहें। लेकिन आरजू ये फिर भी कहती है कि तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ में गलत किया था,
तो तुमने कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं की और खुद भी उसी में शामिल रहे, और आज तुम्हारी ये दशा हो गई। अब मैं क्या करूं। दोस्तों, आरजू अपने बारे में भी बताती है, जब उसके बारे में वो कौशल सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और सोचता है, कहने भी लगता है कि इंसान की कीमत होती है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ पैसे की कीमत को समझा, इंसान की कीमत को नहीं समझा। आज हम इस तरह भटक रहे, मर रहे। मेरे माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और मुझे नादानी में समझ में नहीं आया कि मेरे माता पिता गलत है, इनको रोकना चाहिए। अब दोस्तों, आरजू इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रही थी कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है और हर छोटी और बड़ी गलती का और बात का वो न्याय करता है। इन मेरे पति ने जो गलती की, इनको सजा मिली, इनका सब कुछ बर्बाद हो गया और हम नहीं चाहते कि मुझसे भगवान कोई गलती हो, क्योंकि इस दौलत को अपने साथ में लेके नहीं जाएंगे। और दोस्तों, आरजू के मन में अपने पति के लिए प्रेम जाग उठता है, दया जाग उठती है और वो अपने पति को अपना लेती है और फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से अपने पति के साथ में जीने लगती है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी बेटी और ऐसी बहू, ऐसी पत्नी के बारे में जिसने इतना सब होने के बावजूद भी अपने पति को अपना लिया? आप मुझे कमेंट्स के थ्रू अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।